नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 पीआईक्यूज़ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक न्यूज़ है। और न्यूज़ है कि जो टीआरई 3 की परीक्षा है, बीपीएससी ने जिलों को कुछ पत्र वगैरह भेजा है। और यहाँ पे 27 से 30 जून के बीच में आपकी जो है एक पाली में परीक्षा कराने की जो है संभावित तिथि है। और 25 जिलों के डीओ से जो है 6 जून तक परीक्षा केंद्र की सूची मानी गई है। और साथ में जो 27 से 30 जून लक्ष्य रखा गया कराने का। और वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। ठीक है, तो 27 को 1 से 5 का संभावित हो सकता है, 6 से 8 का, 28 को, 9 से 10 का, 29 को और 11-12 का 30 को। और इसके अलावा बात करें तो परीक्षा केंद्र की फाइनल तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई, इसलिए बीपीएससी ने नोटिस नहीं निकाला है। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने नोटिस अभी नहीं निकाला है, लेकिन आप यहाँ डेट मान सकते हैं। ठीक है, और सूची प्राप्त होने पर परीक्षा तिथि में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ठीक है, 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है, बाकी आपका सब सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो पीआरटी वाले हैं तो आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है, संभावना पूरी। ठीक है, तो संभावना आपकी पूरी है 27 जून और 27 से 30 जून तक जो है संभावित तिथि है। और बीपीएससी ने जब क्लियर हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तब बीपीएससी नोटिस निकालता है। तो इस बात को आप समझिए। और आपका जो संभावित तिथि है वो 27 से 30 जून, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। और साथ में 20 से 25 के बीच में आपका सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 होगा, इस वजह से इस बीच आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 27 से 30 जून ये आपका फाइनल मान के चलिए फिलहाल के लिए। और यहाँ पर हम पर्यावरण से जो है आपका मैराथन का फर्स्ट पार्ट है पर्यावरण का, और इसमें हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे, सतत विकास से संबंधित प्रश्न देखेंगे और पारिस्थितिकी से जो है महत्वपूर्ण लगभग 75 प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पीआरटी में पर्यावरण से पूछा जाता है, पीआरटी में पर्यावरण से या ईबीएस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए रामबाण वीडियो है। और साथ में पीआरटी का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट वगैरह आपको लिंक में दे दिया जाएगा, तो जो साथियों ने अभी तक नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न पहला है आपका कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जो है आपको पता है कि पर्यावरण में जीवीय घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, एबॉयटिक कंपोनेंट्स होते हैं और भू आकृतिक घटक। तो भू आकृतिक घटक भी होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी है। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भू आकृतिक घटक भी आते हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर यही पढ़ते हैं जैवीय और अजैव, लेकिन भू आकृतिक घटक भी आते हैं। और यहाँ पर जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है कब पारित हुआ था, तो 1986 में। और इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या दर्शाता है, पर्यावरण जो जीव के चारों तरफ जो भौतिक और जैविक दशाएं होती हैं, भौतिक यहाँ पे जो है अजैव घटकों को बोला जा रहा है। ठीक है, और उनके साथ में जो अंतर्क्रिया होती है उसको पर्यावरण सम्मिलित करता है। आगे बढ़ते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, जिसको सतत विकास यहाँ पे बोला जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, तो यह प्रतिवेदन का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, क्योंकि जो है सतत पोषलीय विकास से प्रश्न पूछा जाता है। इसके कई नाम है, सतत पोषलीय विकास है, सतत विकास है, समपोषलीय विकास है, तो सब एक ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका सतत विकास होता है वो क्या होता है, तो सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 1987 में क्या हुआ था, ये आपका एनसीईआरटी में दिया भी गया भूगोल में। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट दी थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट में जो है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में पहली बार सतत पोषलीय विकास को या सतत विकास को शब्द को यहाँ पे रखा गया था। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे, तो ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, तो रियो डी जनेरियो में, और वहाँ पे एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सतत पोषलीय विकास को पहली बार कॉन्सेप्ट वहीं पे दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको जो है मैच करना है कि पहले क्या क्या आया है। तो यहाँ पे हम सीधे प्रश्न को देख लेते हैं। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ है। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन का मतलब होता है कब इसको लागू किया गया, तो 1989 में लागू किया गया। आया कब था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1987 में आया था। और लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन ये बहुत पहले हुआ है, 1972। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
और यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, थोड़ा प्रश्न आएंगे लेकिन थोड़ा उसका पैटर्न आपका बदला होगा, ठीक है। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 और आया कब था तो 1987 में, लागू किया गया 1989 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। आगे बढ़ते हैं, और ये कहाँ पे हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन, तो ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में कहाँ पे तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकाश संश्लेषण जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अवशोषित होता है, अब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा श्वसन, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है कार्बन चक्र में, जैविक पदार्थों को क्षय से बढ़ता है, ज्वालामुखी क्रिया से भी बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल बोला जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण गैस कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायु एक है, तो वायु को जो है ध्यान रखिएगा मिश्रण माना गया है, ठीक है, मिक्सर माना गया है, वायु को एक मिक्सर माना गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बात करें हम यहाँ पे तो रेडॉन, ठीक है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है वायु में, और रेडॉन से ध्यान रखिएगा रेडियो एक्टिव होता है, आर से रेडॉन, आर से रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है, इस वजह से ये वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गन पाया जाता है, नियॉन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ये सब गैसेस पाई जाती हैं हवा में। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बात करें तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है और शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो आपको पता है इस प्रश्न का आंसर नाइट्रोजन, कितना होता है 78%। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए शुरू के 4 आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो 0.93% आर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है। और ऑक्सीजन एक्चुअली में देखा जाए तो 20.95, 21% भी सही माना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 78% भी सही माना जाएगा, ये 0.93 और ये 0.03। आगे बढ़ते हैं, अक्षय का विचार संबंधित है, तो अक्षय का विचार ये आपको प्रश्न हमने भूगोल में दिखाया था, कराया था जब, तो अक्षय क्या था, वेदरिंग क्या था, वहाँ पे यांत्रिक अक्षय पूछा गया था, वही चीज़ यहाँ पे वेदरिंग, ठीक है। तो अक्षय क्या होता है, तो प्राकृतिक क्रिया होती है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ठीक है, चट्टान जो है सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं समय के साथ में, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अक्षय। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो इस यहाँ की बात करें तो जनसंख्या वर्तमान का जो चीज़ें हैं उसको हम मैनेज करेंगे, साथ में भविष्य का जो ऊर्जा है और संसाधनों की बचत करेंगे, तो यह आपका जो संपोषणीय विकास को दर्शाता है, जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं। तो आपका इस प्रकार से भी डिफिनीशन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, और आंसर नीति आयोग, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य हैं होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था भारत में नीति आयोग को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1992 में, वो क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में, जो 1992 में हुआ था, जिसको जो है अर्थ समिट बोला जाता है इंग्लिश में, या पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है हिंदी में। और यहीं पे जो है पहली बार जो है सतत विकास का जो अवधारणा है उसको लागू करने का बात किया गया विश्व स्तर पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 सही है। 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। धारणीय विकास संपोषणीय विकास या सतत विकास ही है, सेम ही चीज़ है।
और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके प्रश्न होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के प्रश्न हैं, तो इन्वायरमेंट के प्रश्नों का सोर्स आपका बीपीएससी में आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपको यूपी पीसीएस में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए यूपी पीसीएस के प्रश्नों को, जिस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं पीआरटी में, उसी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे रखेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो सके। फिर है एजेंडा 21। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्रवाई योजना स्वीकृत की थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एजेंडा 21 किससे जुड़ा है, तो एजेंडा 21 ध्यान रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ा है। 1992 पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन में आए तो आपका उसी से जुड़ा है, ठीक है। इस प्रकार का आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था, तो आपको पता है रियो में या रियो डी जेनेरियो, पूरा नाम रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। फिर प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन +5। +5 का मतलब है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो +5 कर दीजिए 1997 में। तो ये कब होगा, 1997 में। सिंपल प्रश्न है। और यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क में हुआ था ये, तो ध्यान रखिएगा 1997 वाला न्यूयॉर्क में हुआ था। और फिर रियो 10, ठीक है। तो रियो 10 कहाँ हुआ था, बात करें यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन +10 कहाँ पे हुआ था, तो वो 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन 20 +20 कहाँ हुआ था, तो वापस से रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो जो +20 है वो रियो डी जेनेरियो में वापस हुआ था। मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी सम्मेलन +5 का मतलब हो गया 1997। ये आपका रियो में हुआ और ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ। फिर पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, इसको 10 भी बोला, रियो भी बोला जाता है, तो रियो सम्मेलन, ठीक है, एक ही बात है। +10 जो हो जाएगा तो 2002 में हो जाएगा, 1902 में 10 बढ़ा देंगे। और ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। फिर पृथ्वी सम्मेलन, ये चारों आपको याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन +20 ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 2012 में। ये हुआ था वापस से रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में वापस से हुआ था। 20वां पहला और 20वां एक ही जगह पे हुआ था, तो रियो में वापस से हुआ है 2012 वाला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर है द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रियो 20 का घोषणा पत्र क्या था, द फ्यूचर वी वांट। और यहाँ पे रियो +20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर किया गया था 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। और इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WMO, यहाँ पे WMO की बात की जा रही है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। और जिनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है UNEP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नैरोबी में स्थित है और नैरोबी केन्या में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है केन्या, और केन्या में नैरोबी में UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस जो है पर्यावरण जो आपका प्रोग्राम है आपका यहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में, और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। और साथ में आपको इसके अलावा इन्वायरमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर एक्टिव रहिएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ, तो वही प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। तो एम्स्टर्डम ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड्स में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पारित किया गया था 1986 में, ध्यान रखिएगा। 1981 में याद रखिए जल 1981 में ध्यान रखिएगा वायु अधिनियम, वायु अधिनियम। 1974 में ध्यान रखिएगा जल अधिनियम।
जल अधिनियम, ठीक है। और 1972 में आपको पता है 1972 में क्या आया था, तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1974 में जल अधिनियम, 1981 में वायु अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्लियर है आपको, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी बार 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, PRT के लिए ध्यान रखिएगा। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। फिर इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क ध्यान रखिए, इको मार्क, तो इको का मार्क मतलब होता है इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण उत्पाद होते हैं उनको हम इको मार्क देते हैं, इको मार्क का टैग उनको दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इको मार्क। आगे बढ़ते हैं, फिर वही प्रश्न है, इको मार्क तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री यहाँ पे हो जाएगा, मिलता जुलता ऑप्शन है, ठीक है। तो इको मार्क का प्रतीक किस संबंधित है, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, रेचल कार्सन, ध्यान रखिएगा रेचल कार्सन, ठीक है। रेचल कार्सन ने बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का जो है प्रारंभ किया था सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ग्रीन वॉश जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेन वॉश, बोलते हैं कि उसने तो उसका ब्रेन वॉश कर दिया, तो ब्रेन वॉश मतलब क्या होता है कि दिमाग को पूरी तरीके से फेर देना, ठीक है। तो ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करके कंफ्यूज करना, जनता को पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन वॉश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भ करता है जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 जून को, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है देख लीजिए, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो आपका 21 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, कई बार पूछा गया TRE में। फिर 21 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो 21 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस, ठीक है। इसके अलावा बात करें 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई को जो है टाइगर डे, बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको एक लिस्ट टेलीग्राम में दे दी जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से अपना जो आप नंबर वहाँ से बढ़ा सकते हैं। प्रश्न है, समृद्धि की सीमा लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो क्लब ऑफ रोम था, एक NGO था, ठीक है। तो इन्हीं ने किया था समृद्धि की सीमा लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लब ऑफ रोम जो संस्था है, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ, और ये कब आया था 1972 में। कब प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट, तो 1972 में, पीछे देखा इसको। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना, AG टांसले, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, AG टांसले कब दिया था 1935 में। तो AG टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इनके अनुसार जो है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, तो सही बात है। या इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो या इसकी बात भी सही है, प्रोडक्टिविटी इनकी खुद की होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है स्वयं की उत्पादकता होती है, या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है आपका। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, वो ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम होता है तभी सूर्य का प्रकाश आ पा रहा है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से सब कुछ संचालित हो रहा है, ठीक है।
तो यह बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है खुला तंत्र होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, और बंद तंत्र में ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार आपको जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जा रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा आसान होता है कराना। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है, ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या ऐसा होता है, तो खुला तंत्र होता है, याद रखना आपको, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। जैसे आपने तमाम जो है साइकिल्स पढ़ी होंगी, चक्र पढ़े होंगे, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, लगातार पदार्थों का निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर है जैवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर जो है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। और यहाँ पे बात करें तो जो जैवमंडल है किन किन चीज़ों से मिलकर बना, तो यहीं लिख लीजिए वायुमंडल। ठीक है, तो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे आके मिलता है, तीनों आके मिलता है, उसी को हम जैवमंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका जो क्षेत्र है जहाँ पे तीनों हैं, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी, वही जैवमंडल है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो जहाँ जीव रहता है उसको उसका आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। और बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, तो इकोसिस्टम पारितंत्र का देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये सबसे बेहतर विकल्प है, जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय एवं साथ ही पर्यावरण जिसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वातावरण की बात नहीं की गई है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और सजीव जीवों की बात ही केवल की गई है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें रहते हैं, इसको मिला के आपका जो है इकोसिस्टम बनता है। तो पारितंत्र इकोसिस्टम, तो ध्यान रखिएगा इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, तो इकोसिस्टम में जो है जीव आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे, साथ में इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है पारितंत्र के घटक देख लेते हैं। तो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, और जैविक घटकों में देखेंगे तो प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति वगैरह। ठीक है, वायु भी आपका अजैविक घटक है, साथ में जल भी, मृदा, वायुमंडलीय गैसेस, ये सब अजैविक घटक है, खनिज, चट्टान, ये सब अजैविक घटक है। तत्व जो है ये भी आपके अजैविक घटक हैं, साथ में कार्बनिक घटक भी जो है ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जैविक घटक में कौन कौन से आए जाएंगे, तो उत्पादक आपको पता है, हरे पौधे, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, ये सब उपभोक्ता जो है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब किस में आ जाएंगे आपके, तो जैविक घटकों में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीव से जैवमंडल तक में जाने में सबसे पहले जनसंख्या आएगी, तो जनसंख्या के बाद समुदाय का आएगा स्थान, फिर उसका पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, फिर उसका भूदृश्य आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या पहले आता है, फिर समुदाय आता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आता है, फिर भूदृश्य आता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलेट ने किया था, तो हमने अभी इसको देखा पीछे, तो ये सही है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं वह स्वपोषित ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो पहला दूसरा सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, तो गलत है, उपभोक्ता नहीं होगा, यहाँ उत्पादक होगा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये कार्बनिक को अकार्बनिक। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है ये भी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर करना था। ठीक है, इस प्रकार के जो है संख्या वाले प्रश्न आपको नहीं दिए जाएंगे, थोड़ा सा प्रश्नों का आपका स्तर आपको पता है कैसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
और वन झील ये सब प्राकृतिक हैं। वन झील, घास का मैदान, ये सब प्राकृतिक है। धान का खेत मानव द्वारा तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये सामुद्रिक होगा, ठीक है। सामुद्रिक या महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। और कितना पे? लगभग 71। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फिर से आंसर हो जाएगा समुद्र। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थिर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सागरीय या महासागर। तो सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो सबसे अधिक स्थिर माना गया है, ठीक है। और वन वगैरह, पर्वतीय, मरुस्थलीय, ये सब जो है इसके मुकाबले कम स्थिर है और सबसे ज़्यादा स्थिर यही होता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं आता है, बहुत समय लगता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती है तो सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन आते हैं। तो इसलिए मुकाबले में देखा जाए, कंपैरिजन में, तो सबसे अधिक स्थिर होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद वन रोपण करेगा, जैवमंडल भंडार ये भी करेगा, वर्षा जल प्रबंधन ये भी करेगा। वनों को अगर हम काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, उल्टा पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा करेगा, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा करेगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आसान प्रश्न था। फिर है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो आपको पता है फिर से वनोन्मूलन, बाकी सब जो है ये भी ऑप्शन है, लेकिन प्रमुख कारण की बात कर रहा है तो वनोन्मूलन, ठीक है। जब पेड़ जंगल नहीं रहते हैं तो मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है। और जब मरुस्थलीकरण होता है और साथ में जो है जब जंगल कटते हैं तो बाढ़ और अकाल जैसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। क्योंकि बारिश कभी कभी बहुत आती है, कभी कभी आती ही नहीं है, तो इस प्रकार, ठीक है। और वर्षा की परिवर्तनीयता, ठीक है, ये सब अलग चीज़ें हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रमुख कारण आपका वनोन्मूलन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता कहलाती है? तो यह प्रश्न आपको कराया गया है, टीआरई में पूछा गया था। तो इसको बोलते हैं वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ये शायद भूगोल में पूछा गया था। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण जो है सपोर्ट कर सकता है सर्वाइवल के लिए, उसको हम बोलते हैं वहन क्षमता या वाहक क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था टीआरई में। तो वहन क्षमता या वाहक क्षमता या जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई में, अभी हमने भूगोल में इसको कराया है पीजीटी में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? और यह प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई में भी। तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी कमता, ठीक है। और यहाँ पे आपको आला दिया गया था, तो पारिस्थितिक आला, इंग्लिश में इकोलॉजिकल निशे बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे, NICHE। और यह क्या होता है? तो जो केवल जो है जीव होता है, कोई जीव है तो उसके द्वारा एक स्थान ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और जो अन्य सभी जीव होते हैं, जीवों का जो समुदाय होते हैं उसमें उसकी कार्यात्मक भूमिका को भी दर्शाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए चमगादड़ का। तो चमगादड़ रात में ही क्यों उड़ता है? क्योंकि उसका जो वो स्थान दिया गया प्रकृति के द्वारा, उसको उसका दिक् स्थान दिया गया है और साथ में उसकी जो कार्यात्मक भूमिका है, फंक्शनल रोल है, तो यूनिक फंक्शनल रोल यहाँ पे दर्शाता है, यूनिक फंक्शनल रोल दिखाता है। इकोलॉजिकल निशे या पारिस्थितिक आला, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कर्मता आपको नहीं दिया जाएगा, आला ही दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका दिए गए विकल्पों में घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये तो हो नहीं सकता। बकरा को कौवा कैसे खाएगा, घास को मछली कैसे खाएगी, घास को बकरा खा सकता है, बकरे को आदमी खा सकता है, तो ये आपका सही है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? तो यहाँ पे बात करें तो जीवीय संघटक नहीं यानी अजीवीय। अजैव संघटक कौन सा है? तो वायु, हमने अभी देखा है वायु। और जीवाणु आपका जैव है, वनस्पति भी जैव और जानवर भी जैव, ठीक है, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पे बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो आपका आंसर है चींटी और हिरण, ठीक है। चींटी और हिरण को जो है प्राथमिक उपभोक्ता माना गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। और चींटी के रेस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, चींटी आपको नहीं पता रहा होगा, ठीक है। और चींटी के बारे में ध्यान रखिएगा कि हिरण तो शाकाहारी प्राणी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, पता है, लेकिन चींटी अपघटक भी होती है, डिकम्पोजर भी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। और यहाँ पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव की स्थिति क्या है? तो मानव की स्थिति प्राथमिक उपभोक्ता की भी है और द्वितीयक उपभोक्ता की भी है। तो ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव की जो स्थिति है वो प्राथमिक उपभोक्ता की भी है और द्वितीय उपभोक्ता की भी है, ठीक है। जैसे कि मानव आपको पता सर्वाहारी होता है, तो इस वजह से जो शाकाहारी होंगे प्राथमिक पे आएंगे, ठीक है, जो मांसाहारी होंगे द्वितीयक पे आएंगे। तो क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया भी गया है कि शाक सब्जियों का यानी जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे और मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे आपने देखा होगा स्थलीय भाग में क्या होता है, तो घास होता है मुख्य प्राथमिक उत्पादक, हरे पौधे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं इनको, फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक। तो पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स आप ध्यान रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में से कौन सा घटक उत्पादक है? कौन सा उत्पादक घटक है? तो यहाँ पे आपको पता है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स उत्पादक घटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आपको पता है हरित पादप, हरे पौधे आते हैं। और प्रथम पोषक स्तर जो होता है वो आपका जो है उत्पादक स्तर को दिखाता है। फिर है प्रश्न, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है तैयारी में। तो पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी आपका फिर से सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसी से सब कुछ चलता है, इसी से सब कुछ संचालित होता है, सौर ऊर्जा द्वारा पारिस्थितिक तंत्र संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, तो इसकी बात करें तो यहाँ भी प्रश्न टीआरई में पूछा गया था, पीआरटी में, तो ये आपका आंसर है घटती है। तो समझ लीजिए इसको कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा होती है एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात घटती है, ठीक है, घटती है। और अन्य पोषण स्तर पर 10% ही पहुँच पाता है, ठीक है। जो पिछले में रहा होगा उसका 10% ही अगले में ट्रांसफर हो पाता है। और ये 10% जो ला है नियम है किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिया था 1942 में, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर वही सेम प्रश्न है आपका। फिर है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा की पिरामिड की बात करें तो ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड यहाँ पे पूछ रहा है। बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो जाता है, तो ये बात करें तो ये तालाब या समुद्र में जो है जो पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा हो जाता है। आइए समझते हैं इसको कि है क्या ये। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब समुद्र में जैव भार या बायोमास का पिरामिड उलट जाता है, उल्टा होता है यानी इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ठीक है, वही प्रश्न सेम है। तो आंसर आपका समुद्र हो जाएगा। अब इसको समझिए कि उल्टा का मतलब क्या है, ठीक है। सीधा का मतलब होता है पिरामिड सीधा होने का मतलब इस तरीके से दर्शाया जाएगा और उल्टा होने का मतलब है इस तरीके से दर्शाया जाएगा, यहाँ पे जैसा दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कौन से हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, लेकिन उनका वजन बायोमास कम होता है। अगर उनको हम वजन करेंगे तो वो काफ़ी कम होता है, उनसे ज़्यादा क्रस्टेशियंस का होता है, फिर छोटी मछलियों का होता है और सबसे ज़्यादा बड़ी मछलियों का होता है। आप सोचिए एक व्हेल मछली कितनी भारी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है समुद्र में इसका मामला उलट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तालाब में या समुद्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। प्रश्न 10% नियम किससे संबंधित है, तो 10% नियम आपको पता है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में संबंधित है। और आपको ये भी पता है कि किसने दिया था, तो लिंडमान ने 1942 में दिया था।
फिर आते हैं ऊर्जा का प्रवाह में। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोट्स हैं यहाँ पे कि ऊर्जा का प्रवाह में आपको पता है सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होता है पारिस्थितिक निकाय में, और साथ में जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये भी प्रश्न पीआरटी में पूछा गया है। तो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है, ठीक है। फिर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जैसे जल चक्र। तो ये सब आपके उदाहरण हैं जैव भू रासायनिक चक्र के, बायोजियोकेमिकल साइकिल के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और आप देख रहे हैं कि किस बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो जो है इसका आंसर है आपका फास्फोरस चक्र। तो फास्फोरस चक्र में क्या होता है कि चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करके पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है। इसको समझते हैं कि फास्फोरस जो है मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती हैं तो फास्फोरस निकलता है, और यह मुख्य रूप से चट्टानों में फॉस्फेट खनिज के रूप में होता है, जो फास्फोरस चक्र में। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर फिर से वही है, जैव भू रासायनिक चक्र। यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया डिफिनीशन। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व गुजरते हैं, तो किसके माध्यम से गुजरते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से, ठीक है। जैसे N2 साइकिल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, चक्र है, जल चक्र है। फिर अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है या किस आंदोलन का नारा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण चिपको आंदोलन का, ठीक है। तो चिपको आंदोलन ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करें तो चिपको आंदोलन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, तो इसका नारा था चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपको पता है पादप संरक्षण से, वृक्षों के संरक्षण से। और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को, तो ध्यान रखिएगा 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी और पेड़ों को काटने नहीं दिया था, ठीक है। और बात करें तो चिपको आंदोलन के जो है नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगर ऑप्शन आए तो सुंदरलाल बहुगुणा आएगा, ठीक है। और किसके जो है नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? तो गौरा देवी के नेतृत्व में जाके पेड़ों से चिपक गई थी महिलाएं। तो 26 मार्च 1974, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके उसमें स्टार्ट हुआ था? तो मेधा पाटकर ने इसका नेतृत्व किया था 1985 में। और ये सरदार सरोवर बांध पर जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था, उसके विरोध में इसको किया गया था। एपिको आंदोलन ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन से मिलता जुलता था, उसी से प्रेरित था और ये कर्नाटक में हुआ था। तो एपिको याद रखिएगा, चिपको से एपिको। आगे आते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है उसका जो माप की इकाई होती है उसको हम बोलते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर, ठीक है, ग्लोबल हेक्टेयर। और ग्लोबल हेक्टेयर को हम शॉर्ट में लिखते हैं GHA। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है GHA। तो ग्लोबल हेक्टेयर यानी GHA। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जो पारिस्थितिकी पदछाप होता है या पदचिन्ह होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये क्या होता है? तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक होता है, जो मानव की डिमांड होती है, ठीक है। और साथ में इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है, यानी इंसान की मांग क्या है और साथ में प्रकृति उतना उत्पादन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर से ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव और प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है? तो ये इकोलिप्टस है, ठीक है। इकोसिस्टम फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है ये। यूकेलिप्टस आप जानते भी हैं। और ये
ऐसा क्यों हुआ? तो यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। जिस स्थान पर लगा होता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी को ये सारा खींच लेता है आसपास के क्षेत्र मतलब मिट्टी से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यहाँ भी आंसर यूकेलिप्टस हो जाएगा। प्रश्न आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास, याद आया आपको? लोटिक आवास के बारे में हमने आपको प्रश्न कराया था भूगोल में। अब यहाँ पे लैंटिक आवास पूछा है। तो लैंटिक आवास को हमने बोला था स्टैटिक से संबंधित रखिए। स्टैटिक मतलब स्थिर, और स्थिर यहाँ पे क्या हो सकता है? तो तालाब और दलदल, जो चलता फिरता ना हो। तो तालाब और दलदल एक जगह पे स्थित होते हैं, चलते फिरते नहीं है। लेकिन झरना और नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये आपका जो है लोटिक आवास में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है तालाब तो था लेकिन नदी नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर ए है, तालाब एवं दलदल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इकोटोन बोलते हैं। और जो उत्पादकता होती है यहाँ पे इकोटोन वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है वहाँ पे उत्पादकता जो होती है उस इकोसिस्टम की सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए मैंग्रोव, तो जो मैंग्रोव है, जो मैंग्रोव जहाँ पे होता है तो एक तरफ आपका जो है समुद्री होता है, ठीक है, और एक तरफ आपका स्थलीय होता है। तो स्थलीय और समुद्री यहाँ पे मिलते हैं, स्थलीय और समुद्री समुदाय मिलते हैं, उन्हीं के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है मैंग्रोव। तो इसलिए मैंग्रोव जो है काफ़ी प्रोडक्टिव माना जाता है, काफ़ी उसकी उत्पादकता काफ़ी मानी जाती है। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो फिर से वही प्रश्न है, इकोटोन, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसकी बात करें तो यह आपका महासागर हो जाएगा। ये हमने पीछे भी देखा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निषय आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी निषय या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जोसेफ ग्रीनेल इनका पूरा नाम है, जोसेफ ग्रीनेल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो मानव जनित यहाँ पे फसली भूमि, जैसे आपका धान का खेत था वैसे ही प्रश्न आपका है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो धान का खेत या फसली भूमि आपका जो है ये मानव जनित जीवों का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अगली मैराथन में आपको जो है जैव विविधता से संबंधित प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न रखे जाएंगे। वहाँ पे आपको नेशनल पार्क वगैरह, रामसर साइट वगैरह, ठीक है, ये सब आपको कवर करा दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ में अभी कुछ समय बाद आपका जो है साइंस का मैराथन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइंस का मैराथन PRT के लिए आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और ये क्लास आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको PRT में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।